काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स, परफेक्ट गैस। किसे कहते हैं आइडियल गैस? PV इज इक्वल टू आइडियल गैस है, PV इज इक्वल टू nRT। ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है। सर जो गैस लॉ फॉलो करती है चारों गैस, कौन सी गैस होती है वो? सर होती नहीं है, कोई चीज है। हाँ तो क्या है वो, क्या कॉन्सेप्ट है? चार गैस लॉ है, उनको जो फॉलो करती है वो होती है। तो कौन सी होती है वो? क्या प्रॉपर्टीज होंगी गैस की, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होंगी गैस की जो गैस इन चार लॉ को फॉलो करेगी? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशंस, इनको जो गैस फॉलो करती है वो आइडियल गैस होती है। तो उसकी क्या है वो प्रॉपर्टीज़, कैसे पहचानेंगे? मैंने तुम्हें 4 बर्तन में गैसेस बन करके दे दी, इसमें से मैंने कहा एक आइडियल है, तो कैसे पहचानेंगे आप कौन सी आइडियल है, क्या है? ऐसी गैसेस जिनके मॉलिक्यूल का साइज हम 0 कंसीडर करते हैं, ऐसी गैसेस जिसके मॉलिक्यूल का साइज पॉइंट होगा, ठीक है। मास, पॉइंट मास का मतलब क्या होता है? पॉइंट साइज का मतलब क्या होता है? मास विदाउट वॉल्यूम। एंड जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे? 0, शून्य। ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम इसलिए कहते हैं कि गैस के वॉल्यूम के कंपैरेटिवली जो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इटसेल्फ जो है वो क्या हो? नेग्लिजिबल हो। गैस का वॉल्यूम क्या होता है? जिस कंटेनर में गैस है उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम होगा, और गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा? एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये वॉल्यूम नेग्लिजिबली स्मॉल हो कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी गैसेस जिसके मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा? पॉइंट होगा, और जिनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे? 0, उस गैस को हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं। कोई भी गैस ऐसी हो नहीं सकती जिसके मॉलिक्यूल का साइज 0 हो और जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस एग्जर्ट ना हो रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो। इसका मतलब ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहाँ एक्ट करते हैं? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम कहाँ होते हैं? गैसेस में होते हैं, ठीक है। 0 नहीं, कुछ होते हैं, ठीक है। अब रियल गैसेस किसे कहते हैं? एक्चुअल गैसेस किसे कहते हैं? एक्चुअल गैसेस या परमानेंट गैसेस किसे कहते हैं? एक्चुअल गैसेस या परमानेंट गैसेस किसे कहते हैं? जिसका ऐसी गैसेस जिनको आसानी से लिक्विडिफाई नहीं किया जा सकता, जिनको आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, वो गैसेस जो है क्या कहलाती हैं? परमानेंट गैस। जैसे ऑक्सीजन परमानेंट गैस है, टेम्परेचर डाउन 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 होता चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा कि साहब जो है ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ज़मीन पे आ गई, सब इंतकाल फरमा जाएंगे। -50, 100, 150, 200 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाए तब भी नहीं होगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं रहेगी। -250 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाना पड़ेगा टेम्परेचर को। तो ऐसी गैसेस जिनको लिक्विडिफाई नहीं किया जा सकता है ईजीली, वो क्या कहलाती हैं? परमानेंट गैसेस या एक्चुअल गैसेस कहलाती हैं। ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब जो है परमानेंट गैसेस हैं। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं परमानेंट गैसेस हैं, ठीक है। तो कोई भी जो परमानेंट गैसेस हैं, जो एक्चुअल गैसेस हैं, लो प्रेशर एंड
हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में, इसमें लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, लिखो द गैसेज whose molecules are point in size the gases whose molecules are point in size, ब्रैकेट में लिखो मास विदाउट वॉल्यूम। पॉइंट साइज का मतलब होता है मास विदाउट वॉल्यूम। ब्रैकेट क्लोज करके लिखो एंड डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर आर कॉल्ड आइडियल गैसेस और परमानेंट गैसेस। आर कॉल्ड आइडियल गैसेस और परमानेंट गैसेस। नहीं, आर नॉट परमानेंट गैसेस, आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस और परफेक्ट गैसेस, परमानेंट नहीं। आइडियल आर कॉल्ड आइडियल गैसेस और परफेक्ट गैसेस। ठीक है, लिखो दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट which cannot exist in reality. Which cannot exist in reality. Full stop. अगली लाइन से लिखो the gases which do not liquefy easily are called परमानेंट गैसेस और एक्चुअल गैसेस। आर कॉल्ड परमानेंट गैसेस और एक्चुअल गैसेस। लिखो एन एक्चुअल गैस behaves as an ideal gas more closely at low pressure and high temperature। ये आईटी एडवांस में पूछा गया है, खाली लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ऑप्शन में। अंडरलाइन कर दो इसको, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। किस कंडीशन में परमानेंट गैसेस या एक्चुअल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं? किस कंडीशन में बिहेव करती हैं? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में। क्या है परमानेंट गैसेस? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं परमानेंट गैसेस के। ठीक है, नाउ आइडियल गैस लॉज। आइडियल गैस लॉज में सबसे पहला जो लॉ है हमारा वो है बॉयल्स लॉ। क्या है बॉयल्स लॉ? फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस किसी आइडियल गैस के गिवन मास के लिए प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। ठीक है, यानी PV इज इक्वल टू जो है क्या आता है यहां से? कांस्टेंट। यानी P1V1 इज इक्वल टू क्या बनेगा रिलेशन? P2V2। अगर P और V में ग्राफ खींचेंगे हम बॉयल्स लॉ के लिए, तो P और V में ग्राफ जो है वो कैसा मिलेगा हमें? ऐसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। ठीक है, अच्छा एक चीज रह गई यहाँ,
P is inversely proportional to for a given mass of an ideal gas at constant temperature. At constant temperature. यानी यहाँ पे इस बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस का प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वॉल्यूम के। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर, गैस को कंप्रेस करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, कंप्रेशन करेंगे गैस में तो P और V में ग्राफ खींचेंगे तो ये मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और P और 1/v में ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे P ले लें और यहाँ पे 1/v ले लें तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, और PV में ग्राफ खींचेंगे तो बॉयल्स लॉ के लिए खींच रहा हूँ, PV कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसमें क्या कांस्टेंट है? T इज कांस्टेंट। ठीक है, इसका स्लोप क्या देगा इस ग्राफ का? इसका स्लोप क्या देगा? ऐसा मिलेगा, यहाँ पे PV हो, यहाँ पे P या V, किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ग्राफ है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और PV और यहाँ पे P हो या V हो, ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा इस ग्राफ का स्लोप? स्लोप क्या होता है? ये अपॉन ये अपॉन ये करोगे क्या आएगा? PV। क्या आएगा? PV। और PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। nRT। तो यहाँ पे स्लोप क्या देगा आपको? nRT देगा ना, कांस्टेंट है स्लोप, क्योंकि गिवन मास के लिए नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो गए। R तो कांस्टेंट होता ही, गैस कांस्टेंट कहते हैं इसको, और टेम्परेचर कांस्टेंट है ही, देखो बॉयल्स लॉ में तो nRT, इसलिए स्ट्रेट लाइन है ग्राफ। तो क्या होता है N क्या होता है? मोल्स, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्लोप है इस ग्राफ का स्लोप P और 1/v का स्लोप हमें क्या देगा? nRT दे देगा, कांस्टेंट स्लोप होगा। ठीक है, दूसरा जो लॉ है हमारा वो कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कौन सी प्रोसेस है? आइसोबारिक या आइसोकोरिक? आइसोबारिक प्रोसेस है। क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, सब गिवन पर्टिकुलर मास के लिए हैं। फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, क्या होगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट PV इज इक्वल टू nRT से लगा सकते हो ना, सारे लॉ देखो वहीं से आ जाएंगे। PV इज इक्वल टू nRT में गिवन मास है तो मोल कांस्टेंट हो गया, P कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होगा। ठीक है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी V/T इज इक्वल टू क्या? V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होगा यहाँ पे? ये कांस्टेंट nRT अपॉन P, सॉरी nR अपॉन P। यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या चीज है? nR अपॉन P है। PV इज इक्वल टू nRT, यार वही से तो है सब कुछ। PV इज इक्वल टू nRT, तो V अपॉन T क्या है? nR अपॉन P है। अब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, गिवन मास के लिए नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो ये V अपॉन T की वैल्यू हमेशा nR अपॉन P मिलती चली जाएगी। प्रेशर फिक्स रखा जाए, V और T की वैल्यू को वेरी किया जाए, ठीक है, तो V और T का रेशियो जो है फिक्स रहेगा। क्या रहेगा वो V अपॉन T का रेशियो? nR/P ही रहेगा। ठीक है, यानी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होगा? V2 अपॉन T2।
ठीक है, V और T में ग्राफ खींचोगे तो क्या मिलेगा? हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन के लिए ग्राफ कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं? केल्विन में जिसको नापते हैं। ठीक है, केल्विन वाला टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो इसका स्लोप हमें क्या देगा? NR/P देगा। V/T यानी NR/P देगा ना। तो इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? V/T देगा। ये अपॉन ये होता है ना स्लोप, यानी क्या देगा स्लोप? NR/P देगा। ठीक है, देखो जरा यहां से चार्ल्स लॉ से एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करो। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? जीरो केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस इज द एब्सोल्यूट जीरो। डिफाइन करो यहां से चार्ल्स लॉ से एब्सोल्यूट जीरो को। एट जीरो केल्विन यानी एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स जीरो। ठीक है, चार्ल्स लॉ से एब्सोल्यूट जीरो का डेफिनेशन है ये कि ये वो टेम्परेचर है, जीरो केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है नहीं? और V/T में ग्राफ खींचोगे तो कैसा मिलेगा? यहां पे आपने V/T लिया, ठीक है, यहां पे V या T कुछ भी ले लिया, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ खींच रहे हैं, प्रेशर इज कांस्टेंट, ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, नाउ Gay-Lussac's law. For a given mass of an ideal gas, ये कौन सी प्रोसेस है? वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रहे मैं सारे लॉज जो है एब्सोल्यूट स्केल के लिए ले रहा हूँ, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सेल्सियस स्केल के लिए इक्वेशन बदल जाएगी, शक्ल बदल जाएगी। ये यहाँ पे अगर आप कोई, ठीक है, तो यहाँ पे आप सेल्सियस में ना रखें, किस में रखना है? केल्विन में रखना है। रेशियो सोच चुके हैं, सेल्सियस रख दिया तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। वॉल्यूम जिसमें रखोगे उसमें वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम मीटर क्यूब में रखोगे तो मीटर क्यूब में मिलेगा आंसर, लीटर में रखोगे तो लीटर में मिलेगा आंसर। ठीक है नहीं? लेकिन वो T1 T2 आपको केल्विन में रखने हैं। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? T। तो P/T इज कांस्टेंट। तो P1/T1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे कांस्टेंट? यहाँ पे NR/V, यहाँ पे NR/V है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों? द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम, द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम refers to the total number of independent ways, total number of independent ways in which a system can have energy. क्या है बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम?
total number of independent ways in which a system इधर हो जा इधर हो जा तू। क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों? टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी। अगर सिस्टम के पास 3 एनर्जी के वेज हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी सिस्टम के पास अगर 3 हैं, तो उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। गिन लो कितनी एनर्जी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, मान लो मैकेनिकल सिस्टम की बात करें, मैकेनिकल सिस्टम पढ़ते चले आ रहे हैं ना। अगर मान लो कोई ग्राउंड पे कोई ब्लॉक ट्रांसलेट कर रहा है और ग्राउंड को अगर मैंने रेफरेंस मान लिया, तो इसमें कौन सी एनर्जी है? इसमें कितनी एनर्जी है ब्लॉक में? ओनली 1। कौन सी एनर्जी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर इसके ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी भी कंसिडर कर लें तो कितनी एनर्जी है? 2 एनर्जी है इसमें। एक इसकी काइनेटिक एनर्जी 12 mv² और दूसरी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इसके? 2। एक काइनेटिक एनर्जी के लिए, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसिडर कर लें तो इसका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 1। अगर ग्राउंड को रेफरेंस में मान लें, अगर हमने ग्राउंड को रेफरेंस ले लिया तो अगर हमने ग्राउंड को किसको रेफरेंस ले लिया? छोकरे, ग्राउंड को। अगर हमने ग्राउंड को रेफरेंस ले लिया तो इसमें एक ही एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी। ठीक है, अगर कोई व्हील जो है रोल कर रहा है, अगर कोई व्हील रोल कर रहा है ऑन द ग्राउंड, तो इसमें कितनी एनर्जी है? इफ व्हील इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, अरे छोकरो, कल 3 बजे क्लास होगी तुम्हारी केमिस्ट्री की। ठीक है, बिल्कुल टाइम से आके बैठ जाना। मैडम बहुत नाराज होती है कि बीच बीच में आया ना, डिस्टर्बेंस होता है। समझ में आया नहीं? 3 बजे से केमिस्ट्री की क्लास है, 5 बजे तक थर्मोडायनेमिक्स उसमें स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आप लोग कृपया आके जो है टाइम से आ जाइएगा क्लास में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगी मैडम, तो इसलिए बी ऑन टाइम। मैडम नाराज़ हो जाती हैं, उस दिन बाहर जाके बैठ गई थी कि डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे। ठीक है, इसलिए टाइम से आ जाइएगा। तो इसमें कितनी एनर्जी है बच्चों? 2। कौन सी? एक ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 12 mv² और दूसरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 12 I⍵²। तो 2 एनर्जीज के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ये ब्लॉक, अगर हमने ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया, ये प्रोजेक्टाइल है, तो इसमें कितनी एनर्जी है? अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है किसी भी समय पर, तो कितनी एनर्जी है? 2। एक h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। अगर 2 डायरेक्शन में इसकी एनर्जी को कंसिडर कर ले हम, इस वेलोसिटीज़ को कंपोनेंट में तोड़ दें, तो इसके कितने कंपोनेंट है वेलोसिटी के? 2। एक यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है? Vx। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है? Vy। तो इसकी कितनी एनर्जी हो गई? x डायरेक्शन में एक एनर्जी हो गई 12 mvx², y डायरेक्शन में एक एनर्जी हो गई 12 mvy² और एक पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके कितने लिए जा सकते हैं? 3 लिए जा सकते हैं। ऐसा काम करेंगे हम गैस के मॉलिक्यूल पे। ठीक है, ये तो हम मैकेनिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, बट हम पढ़ क्या रहे हैं? आइडियल गैस के बारे में। किसके बारे में? आइडियल गैस के। तो हमें आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के पास देखें कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम देखें यहाँ।
तो एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल हम, ठीक है, हमें आइडियल गैस के लिए देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसके लिए देखना है? आइडियल गैस के लिए। एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल possesses following types of energies. आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के पास कौन कौन सी एनर्जीज होंगी? हैं? एक एनर्जी होगी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल पे। दूसरी कौन सी एनर्जी होगी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल पे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। गैस का मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है। और जो तीसरी एनर्जी होगी गैस के मॉलिक्यूल पे वो कौन सी होगी? वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशन में कौन कौन सी दो एनर्जीज होती हैं बच्चों? है वाइब्रेशन में कौन सी दो एनर्जीज होती हैं? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वाइब्रेशनल पीई, वाइब्रेशन एनर्जी दो एनर्जी का सम होती है बच्चों, प्लस वाइब्रेशनल केई। जैसे आपने वहाँ देखा था ना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वर्क एनर्जी पावर में, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो ऑसिलेट कर रही थी, तो वाइब्रेशन एनर्जी दो एनर्जी का सम होती है, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। किस वजह से हो रहा होता है वाइब्रेशन? है किस वजह से हो रहा होता है? ड्यू टू इंटर एटॉमिक फोर्सेस। किस वजह से? मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन कहाँ होता है? सॉलिड्स में। फिर कहाँ होता है? लिक्विड्स में। और सबसे कम वाइब्रेशन कहाँ हो रहा होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स में। किस वजह से होता है ये वाइब्रेशन? इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से। मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे होते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो एटम्स, दो एटम एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, उन एटॉमिक फोर्सेस की वजह से जो है ये वाइब्रेशन होता है, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है कब होता है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन? है अगर टेम्परेचर बढ़ा दें हम तो वाइब्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो है सिग्निफिकेंट होती है ओनली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। यानी आइडियल गैस का मॉलिक्यूल कब वाइब्रेट करेगा? जब गैस का टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। सिग्निफिकेंट ओनली एट कौन सा टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर पे ये सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल में तीन एनर्जी हैं, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, तीसरा क्या? वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है बच्चों। नाउ मोनोएटॉमिक एंड आइडियल गैस मॉलिक्यूल। सबसे पहले देखें मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब है एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल। गैस में कब होगा वाइब्रेशन बच्चों? वाइब्रेशन कब होता है? हैं? कब? कौन सा एटम वाइब्रेट करेगा? कम से कम डाई एटम। ऐसे जैसे कि आप, वाइब्रेशन कैसे होता है? अगर आपके पास ये दो बॉडीज हैं, ऐसे जैसे कि बॉन्ड लेंथ है ना, जैसे मॉलिक्यूल ऐसे स्प्रिंग से बंधा हुआ हो, जैसे बॉडीज अगर स्प्रिंग से बंधी हुई हो, उन्हें आप ऐसे कंप्रेस करके छोड़ दो तो वाइब्रेशन स्टार्ट होगा नहीं ऐसे करके, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल में ये दो एटम्स हैं, ये दो एटम्स एक को कौन बांधे हुए है? क्या है ये? बॉन्ड लेंथ। इस बॉन्ड लेंथ के अबाउट जो है वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ के अबाउट ये वाइब्रेशन हो रहा था। जैसे स्प्रिंग से दो बॉडी का कनेक्टेड है, जैसे दबा के प्रेस करके पुश करके छोड़ोगे तो जैसे ही वाइब्रेट करेगा सिस्टम, वैसे ही यहाँ मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे होते हैं। कब? हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, ठीक है। मोनोएटम का मतलब, मोनोएटॉमिक गैस मतलब सिंगल एटम।
देखो सिंगल एटम, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ये सिंगल एटम है, ये मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, तो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में ये किस साइज, इसका साइज क्या है? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब मास विदाउट वॉल्यूम। इसका साइज क्या है? 0। अरे इसका साइज क्या है? 0 है। आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट क्या है? आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट है कि ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा? 0 होगा, और जिसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे होंगे? अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे। द गैसेज हुज मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट इन साइज एंड डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये पॉइंट साइज का मॉलिक्यूल है। जब पॉइंट साइज का मॉलिक्यूल है तो इससे अगर हम एक्सिस पास करेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? बोलो 0। अरे पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के थ्रू, जिस पॉइंट मास से जो एक्सिस पास कर रही है, पॉइंट मास है ना, m मास है, इसी से एक्सिस पास कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो रोटेशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी ½ I⍵², वो क्या होगी? 0 होगी, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। इसका मतलब क्या? नो रोटेशन। गैस का मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा? मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल रोटेट नहीं करेगा, स्पिन नहीं करेगा। आइडियल गैस का मॉलिक्यूल, ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस में कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो कोई रोटेशन नहीं होगा। मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल में रोटेशन नहीं होगा। किसी चैम्बर में जब बंद गैस है तो गैस रैंडम मोशन में होती है, गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल में एनर्जी होती है। ठीक है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो रैंडम मोशन बढ़ता है, मींस एनर्जी ऑफ द गैस, उसे क्या कहते हैं? गैस की उस एनर्जी को क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। गैस में एनर्जी होती है, उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। वो इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में होती है वो देख रहे हैं हम। तो वो इंटरनल एनर्जी कौन कैरी करके चलते हैं? गैस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कैरी करके चलते हैं। तो सारे मॉलिक्यूल की जो एनर्जीज का सम है वो गैस की इंटरनल एनर्जी है। तो हम देख रहे हैं कि गैस के पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पास कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं। ठीक है, तो अगर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं और मोनो एटम है तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, और रोटेशन नहीं होगा, साथ साथ क्या नहीं होगा? नो वाइब्रेशन, बिकॉज सिंगल एटम है तो वाइब्रेट कहाँ करेगा? वाइब्रेट करने के लिए कम से कम क्या चाहिए? डाई एटम चाहिए। कम से कम 2 एटम होंगे एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, तब वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो सिंगल एटम वाइब्रेट भी नहीं करेगा। हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, कुछ भी टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर बढ़ाते चले चुके ना जाओ, ठीक है, तो वाइब्रेशन भी नहीं होगा, तो नो वाइब्रेशन। क्या होगा फिर? अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो किसी चैम्बर में बंद गैस है तो गैस का मॉलिक्यूल ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है। एक डायरेक्शन में अगर 3 डायमेंशन मोशन में मूव कर रहा होगा ना 3 डायमेंशनली, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन के लिए एक काइनेटिक एनर्जी ये है, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है ½mv², एंड जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है। अगर किसी भी चैम्बर में या किसी भी बर्तन में गैस बंद है तो गैस के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो कितनी होंगी? 3 एनर्जीज होंगी, 1 2 3। ½mvx² के करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ½ mvy² के करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ½ mvz² के करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है। तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेट करने के लिए 1-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम असाइन कर दो, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 1 2 3। तो मोनोएटॉमिक गैस के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और ये तीनों के तीनों कौन से हैं? ऑल ट्रांसलेटरी। तीनों के तीनों जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कौन से हैं? ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। नाउ डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक an ideal gas molecule अगर डायएटॉमिक की बात करें
तो डायटोमिक गैस, ये डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, देखें जरा, ये डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, ऐसे ही होगा डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन अगेन 3 डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट कर सकता है, जेड डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट कर सकता है। डायटम एक्स डायरेक्शन में भी चल सकता है, ट्रांसलेशन तो तीनों डायरेक्शन में होगा। रोटेशन की अगर हम बात करें तो रोटेशन कैसे होगा, अगर मैं इसको एक्सिस असाइन कर दूं, ऐसे तीन एक्सिस असाइन कर दूं, तो इस डायरेक्शन में रोटेशन हो सकता है मॉलिक्यूल का और इस डायरेक्शन में रोटेशन हो सकता है, 2 डायरेक्शन में। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 0, क्योंकि ये जो मासेस हैं कौन से मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं, ये दोनों पॉइंट मासेस हैं, और पॉइंट मासेस एक्सिस पॉइंट मासेस से पास कर रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इन पॉइंट मासेस की इस एक्सिस से, 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है ना, ठीक है। तो सिर्फ कितनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, 2 एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा ओनली, ठीक है, 2 एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है मान लो, और ये जेड एक्सिस है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे नहीं घूमेगा मॉलिक्यूल, ऐसे नहीं घूमेगा, इस एक्सिस के ऐसे इसलिए नहीं घूमेगा बिकॉज ये मास जो है पॉइंट साइज के हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, साइज नहीं है इसका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 0, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, तो ऐसे नहीं घूमेगा मॉलिक्यूल, कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं और ऐसे घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट, अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए, रोटेशन के लिए, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 5 हो गए। तो एट रूम टेम्परेचर, पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 5। 5 में कैसे कैसे हैं बता सकते हो, 3 ट्रांसलेटरी हैं और 2 रोटेटरी हैं, 3 ट्रांसलेटरी हैं और 2 रोटेटरी हैं। और एट हाई टेम्परेचर, इसी के लिए एट हाई टेम्परेचर, तो अगर हाई टेम्परेचर पे चले जाएंगे तो इसमें वाइब्रेशन भी होने लगेगा, तो हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगेगा, तो वाइब्रेशन के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2, एक किसके लिए, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए, दूसरा किसके लिए, वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 7। कैसे होंगे ये 7, 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेटरी और 2 वाइब्रेटरी। ठीक है, नाउ ट्राइएटॉमिक एंड आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक एंड आइडियल गैस मॉलिक्यूल ठीक है। तो ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा बच्चों, मान रहे ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, यहां पे ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, यहां पे अगर मैं यहां से पास कर दूं एक्सिस, ऐसे एक्स एक्सिस ये पास कर दी और एक एक्सिस ये पास कर दी, तो या यहीं से पास कर दो मान लो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा ना सबके लिए। देखो
अगर ये है एक्सिस हमारी, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी इस एटम की, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो सकता है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों देंगे, और इसके अबाउट भी रोटेशन हो सकता है। ठीक है, तो तीनों एक्सिस के अबाउट घूमेगा। अगर ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, तो तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा। जब तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3 होंगे। कितने? 3 होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन से? ट्रांसलेटरी। 3 होंगे कौन से? रोटेटरी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होगा एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होगा? F इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 + 3 कितना? 6। 6 में 3 कौन से हैं? 3 है ट्रांसलेटरी और 3 कौन है? रोटेटरी हैं। और एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे? इसमें हाई टेम्परेचर वाले की जरूरत नहीं पड़ती, 8 ले लो हैं, 2 वाइब्रेटरी चले आएंगे। तो आपको क्या याद करना है? देखो, ये याद करना है 3, ये याद करना है 5, और ये याद करना है 6। 3, 5 एंड 6। हाई टेम्परेचर वाले को मेंशन नहीं करती। हाई टेम्परेचर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। लिखो, नोट लिखो एक, क्या है नोट? क्या है? अनलेस एंड अंटिल मेंशन इन द क्वेश्चन mention in the question take F is equal to 3 for monatomic an ideal gas molecule. F is equal to 5 for diatomic an ideal gas molecule, and F is equal to 6 for triatomic an ideal gas molecule. ठीक है, ये वैल्यूज आपने लेनी है। ठीक है, तो किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है? ये गैस के एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है या पूरी गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम है? एक मॉलिक्यूल का है। ये गैस के एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। पूरी गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होगा तो पूरे सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके। ठीक है, कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने का फॉर्मूला आता है ना? यस सर। मोल्स क्या होते हैं? मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ अ गैस कैसे निकालेंगे? इन नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन है मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास। अगर मोलर मास ग्राम में रखा क्या होता है? ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना है? 32 क्या ग्राम है। अगर यहाँ ग्राम में रखा तो यहाँ ग्राम में, यहाँ केजी में रखा तो यहाँ केजी में। ठीक है, और क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स पता हो, गैस का मास पता हो तो मोलर मास से डिवाइड कर दो। गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो तो किससे डिवाइड कर दो? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे, मोल्स ऑफ अ गैस। ठीक है, और क्या है? अगर वॉल्यूम पता हो, वॉल्यूम ऑफ गैस
एट STP, इसमें अगर इन लीटर में रखा यहाँ तो कितने से डिवाइड करोगे? 22.4 से डिवाइड करोगे, और मिलीलीटर में रखा तो यहाँ तो 22,400 से डिवाइड करोगे। ये तो पता है ना सबको? ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। सबसे पहले गैस की एनर्जी देखें। क्या होती है? गैस के पास जो एनर्जी है दो फॉर्म में होती है। एक कौन सी? गैस के पास जो टोटल एनर्जी है उसकी दो शक्ल होती हैं। एक होती है गैस के पास एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। गैस की जो टोटल एनर्जी है वो दो शक्लें हैं उसकी। एक क्या है? एक शक्ल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी शक्ल क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गैस की एनर्जी दो एनर्जी का सम होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये दोनों मिलाकर जो है गैस की क्या बनती है? इंटरनल एनर्जी बनती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? सुने जरा ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी के होने की दो वजह हैं। पोटेंशियल एनर्जी होने की दो वजह हैं। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, उस वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी। गैस के मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? सॉलिड्स में होते हैं। फिर कहाँ होते हैं? लिक्विड्स में होते हैं। और सबसे कम कहाँ होते हैं? गैसेस में होते हैं। और किस वजह से होती है ये? और किस वजह से होती है? क्या हो गया भाई साहब? हाँ बेटा, हाँ बैठो, एक मिनट बैठ जाओ। ठीक है, और किस वजह से होती है? बैठो बेटा, इधर बैठ जाओ, ऑफिस में बैठ जाओ, ऑफिस में बैठो, मैं आता हूं। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड किस वजह से होती है बच्चों? ड्यू टू इंटर एटॉमिक फोर्सेस। किस वजह से? इंटर एटॉमिक मीन्स एक मॉलिक्यूल्स में जो एटम है, ठीक है, उनमें जो फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इन इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से क्या होता है? गैस का वाइब्रेशन। ठीक है, ये जो है कौन सी एनर्जी है? वाइब्रेशनल पीई है। ये वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है यहां। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की अगेन किस? काइनेटिक एनर्जी की तीन शक्लें हैं। एक कौन सी? एक हो गई आपकी वाइब्रेशनल के ही, दूसरी एनर्जी है आपके पास, दूसरी है ट्रांसलेशनल के ही, और जो तीसरी जो एनर्जी है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये गैस की इंटरनल एनर्जी का कंप्लीट चार्ट है। ठीक है, ये शक्लें हैं गैस के पास एनर्जी की। समझ में आ गई मेरी बात? अब बात करें किसकी? आइडियल गैस की। तो हमने जनरल बात करी है,
ठीक है, जनरल गैस के लिए बात, किसी भी गैस के पास जो टोटल एनर्जी है वो इन शक्लों में है, जो शक्ल में मैंने चार्ट जो बनाया है मैंने, इन शक्लों में किसी भी गैस के पास टोटल एनर्जी। ठीक है, अगर हम आइडियल गैस की बात करेंगे, फॉर एन आइडियल गैस के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे बोलो? हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे आइडियल गैस के लिए वो होंगे जीरो, नेग्लिजिबल यानी जीरो। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो गई? खत्म। ठीक है, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी खत्म। एंड एट रूम टेम्परेचर, साथ साथ क्या होगा गैस में? एट रूम टेम्परेचर नो वाइब्रेशन इन गैस, गैस में वाइब्रेशन नहीं होगा। इन आइडियल गैस जब वाइब्रेशन नहीं होगा तो ये वाइब्रेशनल पीई भी खत्म हो गई और वाइब्रेशनल केई भी खत्म हो गई। बची क्या? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आइडियल गैस के पास रूम टेम्परेचर, सो एट रूम टेम्परेचर आइडियल गैस के पास, एट रूम टेम्परेचर आइडियल गैस possesses only क्या? ट्रांसलेशनल केई एंड रोटेशनल केई। ठीक है, यानी U इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा बच्चों? बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, एंड फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैस, मोनोटॉमिक आइडियल गैस के पास जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी? U इज इक्वल टू ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने अभी आपको बताया ना कि मोनो एटम में क्या होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। किस पर डिपेंड करेगी? एंड डिपेंड ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? T के। T क्या है यहाँ? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। T क्या है यहाँ? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, नोट करिए।